हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, बट मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस अभी तक नहीं दिए हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। उसका रीजन ये है कि मुझे अभी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट बच रहे हैं। अभी आधे घंटे का ये मोटा मोटा आधे घंटे का लेक्चर होगा। इसमें जस्ट जो बचा कुचा है इन दोनों चैप्टर्स में उसको एक बार डिस्कस करके मैं इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप करूंगा। उसके बाद मैं आपको एज पर जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस दूंगा जो कि आप खुद अपने से पहले सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो छोटे मोटे कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स है जो मुझे लगा कि बहुत जरूरी है, मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था, तो मैं उनको आपके साथ डिस्कस करके इस चैप्टर को जो है वाइंड अप करूंगा। इसके साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ ही हमारा जो है 50% जो है सिलेबस आपका मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ये कॉन्सेप्ट एक दो जो बचे हैं इनको फटाफट से देखते हैं। बहुत ही बेसिक सा पार्ट बचा है, कुछ ज्यादा बचा नहीं है। मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे मिसलीनियस कॉन्सेप्ट्स इन CI और SI। ठीक है, ये हो गई आज 27/4/21। ठीक है, इनको एक बार कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में जो है डबलिंग रूल ट्रिपलिंग रूल पढ़ाया हुआ है कि अगर हमें निकालना हो कि कोई अमाउंट कब n टाइम्स बनती है तो हमें उसका रूल हमने पढ़ा हुआ है। कब कहाँ पढ़ा हुआ है हमने? सिंपल इंटरेस्ट के केस में 100 इंटू n-1 डिवाइड बाय r। आपको याद होगा, रिकॉल कीजिए 100 इंटू n-1 डिवाइड बाय r, वो आपने किया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको डबलिंग ट्रिपलिंग रूल नहीं बताया लास्ट लेक्चर में, तो वो आप नोट कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का डबलिंग रूल जो है वो भी वैसे ही निकलता है कि अगर हमें डबल करना है तो हम बोलेंगे 2p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर एन। ठीक है, तो इसका मतलब 1 प्लस आर रेज पावर n इज इक्वल टू, और फिर हमें n को उतना रेज पावर करना पड़ेगा रेट के हिसाब से कि ये 2 के बराबर हो जाए। तो ये सब करना जो है डिफिकल्ट है, आपको फिर बाद में nth रूट निकालना पड़ेगा, तो बाद में कन्वर्ट होकर nth रूट पे आ जाएगा। ट्रिपलिंग करनी हो तो ये nth रूट ऑफ 3 आ जाएगा, nth ऑफ 4 आ जाएगा, तो ये सब करके आ जाएगा। तो इन चीजों को ऑलरेडी मैथमेटिकली सॉल्व किया हुआ है बाय यूज ऑफ लॉगरिथम। इन चीजों को लॉग यूज करके ऑलरेडी सॉल्व किया गया है और हमारे पास जो है इनके शॉर्टकट ऑलरेडी अराइव हो चुके हैं। बेस्ड अपॉन लॉगरिथम मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनका शॉर्टकट निकला। शॉर्टकट है क्या? हमारा जो डबलिंग रूल बनता है एसआई के केस में, मैं एसआई की बात करता हूँ, डबलिंग इन सॉरी सीआई के केस में ऐसा तो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। हमारे पास जो रूल बनता है 72 डिवाइडेड बाय रेट। सिमिलरली ट्रिपलिंग के केस में ट्रिपलिंग अगर सी निकालनी हो तो 114 डिवाइडेड बाय आर, और अगर 4 फोल्ड निकालना हो इसके ऊपर तो आपको नहीं आएगा, दैट इज 144 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, इस चीज को आप करेंगे, ये आपका बेस्ड अपॉन लॉगरिथम निकला हुआ है। और एसआई के केस में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, मेरी फॉर्मूला क्या थी अगर आप रिकॉल करेंगे, 100 n-1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, 2 फोल्ड निकालना हो तो यहाँ पे 2, 3 फोल्ड तो यहाँ पे 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आप एसआई का रिकॉल करेंगे, यहाँ हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। ठीक है, अब तो दो एग्जांपल देखते हैं फटाफट। एग्जांपल 1 देखते हैं। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज से 6%, ठीक है, से 6% ऑफ इंटरेस्ट है, इन व्हाट टाइम, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन व्हाट टाइम will sum of money double itself? डबल का क्वेश्चन आ गया, डबल itself। फर्स्ट इज एसआई के केस में और सेकंड इज सीआई के केस में। तो बताइए एसआई के केस में आपको पता है कैसे करना है, 100, ठीक है, डबल की बात हो रही है तो 2 - 1 1 ही है डिवाइडेड बाय आर सिंपली। ठीक है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 और हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर्मूला हमारे पास है 100 n-1, तो मैं n-1 लिखूंगा ही नहीं यहाँ पे बिकॉज मेरा n-1 1 के बराबर ही है, डबलिंग निकालना है। तो मेरा ये आंसर निकलेगा 50/3, या इसको मैं लिख सकता हूँ 16 2/3 years। ठीक है, बहुत ही आसान है। इनफैक्ट आप 2/3 को कन्वर्ट भी कर सकते हैं मंथ्स में, ये हो गया 8 महीने, इसका मतलब हो गया 16 years and 8 months।
ठीक है, हो गया ये। अब अगर ऐसे का क्वेश्चन आ गया तो आप सिंपली करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 6 व्हिच इज इक्वल टू 12 इयर्स। और लॉजिकल भी है, सीए के केस में कम टाइम लगेगा, एसए के केस में ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज़ सीए के केस में कंपाउंडिंग हो रही है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली आप ट्रिपलिंग का करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको सपोज 4 फोल्ड का क्वेश्चन आ गया, सपोज रेट आ गई, से एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए, रेट आ गई मेरी 4% और मेरा पास जो आंसर है आपको 4 फोल्ड निकालना है। तो ऐसे के केस में कैसे करेंगे, 104 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और सीए के केस में करेंगे 144 डिवाइडेड बाई 4, ये भी इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बस बता दी, ये आपको जो है बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप डबलिंग, ट्रिपलिंग और 4 फोल्ड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एसआई का हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट रिवीजन के लिए लिखा है, एसआई का हमने ऑलरेडी किया हुआ है। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कॉन्सेप्ट आता है ये? ठीक है, मैं एक लाइन में आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अ सिंगल रेट या सिंगल इक्विवेलेंट रेट, a single equivalent rate या single equal rate, आप लिखना चाहे तो equal rate substituting the compounding frequency। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, इंग्लिश को छोड़ दीजिए, मैं जो बता रहा हूं उसके साथ मेरे पास आइए समझने की कोशिश कीजिए। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमने पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है। यानी अगर मैं बोल रहा हूं मैं 10% आपको दूंगा, इसे मैं कह सकता हूं मैं ये ईयरली दूंगा, मैं ये हाफ ईयरली दूंगा, या मैं ये क्वार्टरली दूंगा। ठीक है, अगर मैं ईयरली दूं तो मैं पूरा साल का 10% दूंगा, अगर मैं हाफ ईयरली दूं तो मैं यहाँ पे 5 दूंगा, यहाँ पे 5 दूंगा, और अगर मैं क्वार्टरली दूं तो मैं डाई 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 दूंगा, साल में 4 बार दूंगा। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, जब हम कंपाउंडिंग करते हैं, जब हम प्रिंसिपल को चेंज करते हैं, सारा पड़ा हुआ है, तो क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास जो है सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट आता है, हमें पता है। रीजन बीइंग एसआई के केस में हम जो सारा इंटरेस्ट है इस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और सीए के केस में हम हर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पे, हम हर कंपाउंडिंग पीरियड पे प्रिंसिपल चेंज करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लीजिए, अगर मुझे बोला जाए कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है किस चीज का, फॉर 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो पहले कॉन्सेप्ट देखिए, फिर हम फॉर्मूला इसकी बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ 1000 रुपए है तो मुझे 5% मिलेगा पहले 6 मंथ्स के लिए, जो कि है मेरे पास 50 रुपए, तो ये यहाँ पे हो गया 1050, और नेक्स्ट जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 1050 पे मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, 1050 पे मिलेगा मुझे 5%। ठीक है, ये गया, ये गया, ये एक, ये दो, ठीक है, ये हो गया 52.5, 52.5। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगी यहाँ पे, it will be equal to 1050 divided by plus 52.5, 1102.5, 1102.5। ठीक है, मेरी टोटल अमाउंट आ गई कंपाउंडिंग करके। अब मैं यही दूसरी तरीके से निकाल सकता हूं, जो हमने शॉर्टकट सीखा हुआ, एक बार देख लेते हैं। 1000 पे पहले ऐसे दीजिए, 50 और 50, इसके बाद इस 50 पे और 5% इंटरेस्ट दे दीजिए, इसका 5% हो गया 2.5, तो ये हो गया 2.5, तो 102.5, वही बात फिर से आ गई, टोटल इंटरेस्ट मेरा आ गया 102.5, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर मैं ये 5% कंपाउंडिंग जो है हाफ ईयरली नहीं करता, अगर मैं एक सिंगल रेट देता तो मैं क्या रेट देता, अगर मैं एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट देता इस ऑफर के बदले, 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बदले, अगर मैं एक सिंगल रेट कोड करना चाहता था तो मैं क्या रेट कोड करता। तो अब सिंपली देखिए वो रेट क्या होती, मेरे पास इंटरेस्ट आया 102.5 और मेरा प्रिंसिपल था 1000, मेरा टोटल इंटरेस्ट आया मेरा, वही मेरा प्रिंसिपल था। तो अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप, तो मेरे पास जो रेट आया हुआ है 10.25%, तो इसका मतलब हो गया कुल मिला के नटशेल में जो कॉन्सेप्ट है कि 10%
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करना चाहता हूं, ये इक्वल टू है मेरे पास 10.25% पर एनम। ठीक, ये मतलब होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट, कि इसकी इफेक्टिव रेट ये है जो मैं कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कर रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि जो इफेक्टिव एनुअल रेट निकल रही है 10.25% निकल रही है, यानी इट इज एज इफ आई एम पेइंग एट रेट ऑफ 10.25% पर एनम। ठीक है, तो देखिए एक और एग्जांपल, फिर फॉर्मूला लिखते हैं। एग्जांपल एक और ऐसे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास 1000 रुपए है 8% के हिसाब से, और कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली, तो यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा। मैं इसको भाग करके 10,000 भी कर सकता हूँ। 10,000 पे 4% कितना हो गया, 10,000 पे 4% कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 400 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास हो गया 10,400। उसके 10,400 पे और 4% देना है मुझे, आपको पता है कैसे करेंगे। 10,400 पे 4%, सब पढ़ा हुआ है हमने ये, तो कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं। ये हो गई 416 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया मेरा, 816 रुपए। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे ये 8% कंपाउंडिंग हाफ ईयरली ना करके एक सिंगल रेट कोड कर रहा हूं, तो मैं क्या कोड करूंगा, 816 डिवाइडेड बाई मेरा प्रिंसिपल 10,000 इंटू 100 रेट निकालने के लिए, ये और ये गया, तो मेरे पास रेट आएगा 8.16। तो दैट मींस कि 8% compounded half yearly equals 8.16% compounded annually। ठीक है, ये इसका मतलब, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं इस कॉन्सेप्ट में। और इसकी फॉर्मूला क्या, अगर फॉर्मूला भी इस पे करना सीखे तो फॉर्मूला क्या है इसकी, देखिए इसकी फॉर्मूला मेरे पास बनेगी इफेक्टिव रेट की। सिंपली अगर फॉर्मूला इसकी निकालना चाहे तो इसकी हमारे पास जो फॉर्मूला बनती है 1 प्लस आर एन माइनस 1। सिंपल। इसमें पी कहीं पे क्यों नहीं आता, बहुत ही लॉजिकल है, पी का कोई रोल ही नहीं है। पी तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखाया, पी का तो कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज जो कन्वर्जन है वो रेट के हिसाब से हो रहे हैं। तो अगर मैं 1 रुपए पे भी करूं सॉल्व तब भी एक ही बात है, पी का कोई रोल ही नहीं है इसमें। जस्ट बिकॉज जो रेट है वो फ्लक्चुएट हो रही है, तो 1 रुपए पे जो होगा वही 2 रुपए पे भी होगा, 3 पे भी, 4 पे भी होगा। मैं 1000 भी इन्वेस्ट करूं तब भी मेरा जो अंदर का जो है वो सारा सेम रहेगा। ठीक है, एक बार फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, बिकॉज आपने तो ऊपर निकाल लिया कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूला से देखते हैं। अगर मुझे 10% वाला निकालना होता फॉर्मूला से मैं कैसे निकालता, 1.05 रेज पावर 2। क्यों, बिकॉज 10 मुझे 2 बार देना है तो रेट 5% हो गया, तो 2 बार देना है 5 माइनस 1। आप देखिए क्या मेरा आंसर आता, 1.05 इंटू 1.05 माइनस 1। उसको सॉल्व करते तो आप देख लीजिए आपके क्या आ जाता। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना चाहते तो कर लीजिए। ठीक है, 0 से तो कुछ भी नहीं आएगा, और उसके बाद अगर 1 से करे तो ये आएगा 105। ठीक है, ये आएगा 105। 2 2 4 हो गई, तो 0.4 के बाद आ गया। ये सब आपने किया हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। तो मेरा आंसर आ गया 10.25। ये मेरे पास इफेक्टिव रेट आ गया, जो कि लॉजिकल है। 10 को अगर मैं 2 हिस्से करूं तो 10.25 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं 8% वाला सॉल्व करता तो 1.042 माइनस 1, तो मुझे सेम आंसर वहां से भी निकलता। तो आप फॉर्मूला से करेंगे या आप अपना जैसे मैंने दिखाया 1000 लेके या 10,000 या लाख लेके बेस लेके करेंगे तब भी एक ही बात है। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे। कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है तो हर क्वार्टर का रेट होगा 3%, 1.03 रेज पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे पास क्या बचा है इस चैप्टर में, हाँ, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट के केस में निकाले थे क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे कि अगर मेरा प्रिंसिपल इतने टाइम के लिए डबल हो रहा है तो मेरा प्रिंसिपल कितने टाइम के लिए 6 टाइम 8 टाइम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, आप वो याद करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करेंगे। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आप देखिए, वो आ भी सकते हैं क्वेश्चन। देखिए किस टाइप का, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है करवाता हूँ यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट केस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं।
क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपके पास, मैं वो क्वेश्चन ही इनफैक्ट करवा के दिखाता हूं। देखिए, सर्टेन सम, मेरे पास एक सर्टेन सम है P, ये डबल हो रहा है 5 साल में। अगर ऐसे क्वेश्चन बन गए, डबल हो रहा है 5 साल में, कितने साल में ये हो जाएगा 16 टाइम्स, कितने टाइम में ये निकालना है मुझे, 16 टाइम हो जाएगा, और रेट मेरे पास जो है वो सेम है। ऐसे क्वेश्चन हमने एसआई के केस में किए हुए, सीआई के केस में कैसे ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। देखिए, इसका शॉर्टकट भी है और इसका कॉन्सेप्ट भी है, दोनों करते हैं, यहां से कॉन्सेप्ट, यहां से शॉर्टकट। कॉन्सेप्ट और यहां से शॉर्टकट। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, पहले दिन देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। पहले हम कोशिश करेंगे देखने की कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्चुअली चाहिए, एक प्रिंसिपल डबल हो रहा है 5 साल में, तो कैसे आएगा इसमें, वन अमाउंट इज इक्वल, अमाउंट मेरे पास 2p, फॉर्मूला जो है p1 प्लस आर रेज पावर n, यही आएगा। तो अगर मैं ये और ये कैंसिल करूं, मेरे पास 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर 5। ठीक है, इसको भी इतना छोड़ दीजिए, और निकालना क्या है मुझे, 16p इज इक्वल टू p1 प्लस आर रेज पावर n या t, मुझे ये n निकालना है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मुझे जो निकालना है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ से, और वहां से शॉर्टकट है, मुझे निकालना है इनडायरेक्टली 16 इज इक्वल टू 1 प्लस आर n, जबकि मुझे गिवन है 1 प्लस आर 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप इसको समझ गए, मुझे ये निकालना है। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपस में, इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका क्या होगा। मेरे पास जो है, ये चीज आपको शायद पता नहीं हो, तो एक बार पता हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो एक बार देख लीजिए। जैसे मेरे पास स्क्वायर रूट दूसरी साइड जाके स्क्वायर बनता है, सिमिलरली मेरे पास जो एक्सपोनेंट है दूसरी साइड पे जाके 1/2 बनता है, बिकॉज 9 स्क्वायर को हम 9 1/2 भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो अगर मेरे पास 9 रेज पावर x इज इक्वल टू y है, से सपोज, तो लिख सकता हूं 9 इज इक्वल टू y 1/x, या y का x रूट, ये एक ही बात होती है लिखना। ठीक है, ये इंडिसेस और प्रपोर्शंस में हम ये चीजें पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास रूट ऑफ x लिखा हो, मैं इसको x 1/2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, पॉइंट टेकन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर 5, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस आर जो है इसको इक्वल कर सकता हूँ एक्चुअली फिफ्थ रूट ऑफ 2। ठीक है, जो कि मेरे पास ऐसे आएगा 2 रेज पावर 1/5। मैंने ये क्यों किया आपको भी समझाता हूँ। सिमिलरली नीचे में लिख सकता हूँ 1 प्लस आर इज इक्वल 16 रेज पावर 1 डिवाइडेड बाई n, बिकॉज ये मेरा nth रूट बन जाएगा इस साइड जाके। ठीक है, ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। या अगर आपको ये चीज नहीं समझे तो एक और तरीका है समझने का, जैसे मैंने इक्वेशन के बिगिनिंग में कहा था कि इक्वेशन के दोनों साइड हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं मैथमेटिकली, तो यहाँ पे देखेंगे एक और तरीके से, अगर आपको इस तरीके से डिफिकल्टी हुई, और तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर 5। ठीक है, ये ऐसे है, मैं रेज पावर करूंगा, रेजिंग पावर 1/5 ऑन बोथ साइड्स, इसमें तो कोई डिफिकल्टी किसी को नहीं होगी। तो कैसे होगा, 2 1/5 इज इक्वल टू 1 प्लस आर 5 1/5। ठीक है, अब तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज जब दो बेसेस हो तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता है जब एक ही पावर, एक ही बेस के दो पावर्स हो दे आर मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वही चीज वापस आ गई, 1/5 इज इक्वल टू 1 प्लस आर, वही चीज वापस आ गई। तो आप ऐसे करें या ऊपर इसमें किया वैसे करें। तो अब आपको सिंपली ये दो इक्वेशंस जो है इनको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, फिर शॉर्टकट देखते हैं। ठीक है, और शॉर्टकट भी यही है और कुछ नहीं है, इसी का दूसरा तरीका शॉर्टकट है। तो कैसे करेंगे, देखिए, अब इनको जब सॉल्व करना है तो इनको सॉल्व ऐसे करेंगे, ये 1 प्लस 1 प्लस आर, तो कुल मिला के मेरे पास 2 1/5 इज इक्वल टू 16 1/n, यही हुआ। मैं 2 1/5 को ऐसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2 रेज पावर 4 1/n। फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक पावर पे दो बेसिस तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1/5 इज इक्वल टू 2 4/n।
2 1/5 2 4/n, तो कुल मिला के 1/5 इज इक्वल टू 4/n और n इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब 20 साल में जो है मेरा ये हो जाएगा 20 ईयर्स में। ठीक है, हो गया 20 ईयर्स, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसका एक और तरीका देखिए करने का। क्या तरीका हो सकता है, ये देखिए मेरे साथ फॉलो करेंगे कि अगर एक p 2p बन रहा है 5 साल में, ठीक है, तो इसका मतलब ये 4p कितने साल में बनेगा, 10 साल में। सीधी सीधी बात है, कंपाउंडिंग हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये 8p कितने साल में बनेगा, 20 साल में नहीं, 15 साल में। और 16p बनेगा 20 साल में। देखिए क्यों, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, हर 5 साल में दुगना हो रहा है। ध्यान रखिए, यहां पे गलती हो सकती है कि अगर मेरे पास एक है तो ये हर 5 साल में, ये 5 साल है, दुगना हो जाएगा। अगले 5 साल में दुगना, दुगना मतलब 2 2 आर 4। अगले 5 साल में दुगना तो 4 8 बन जाएगा। और अगले 5 साल में 8 16 बन जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 5 5 5 5, ये हो गए 20 साल। ठीक है, और इसका जो शॉर्टकट है वो भी यही है। शॉर्टकट इसका ऐसे है, 2 जो कि मेरा पहला कंपाउंडिंग वाला था, रेज पावर 1/5 इज इक्वल 16 रेज पावर 1/n। ये मेरा इसका शॉर्टकट है। यानी अगर आपको शॉर्टकट के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करने तो आप ऐसे करेंगे। 2, यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन कहाँ लिखा था, यहाँ देखिए, ये देखिए मैंने कहा था कि एक प्रिंसिपल डबल होता है 5 साल में, 16 टाइम्स कितने साल में होगा। तो इसका शॉर्टकट आएगा 2 रेज पावर 1/5 इज इक्वल 16 रेज पावर 1/x। ये शॉर्टकट है, इसको अपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे तरीके यहाँ पे बता दिए जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कुछ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और उसके बाद हम देखते हैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे पास देखते क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एग्जाम्पल। ठीक है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट CI compound interest amounts to sum of invested at compound interest amounts to, ध्यान से देखिए, 800 in 2 years। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए, 800 in 2 years ऐसे के केस में, एंड 840 in 3 years। ठीक है, फाइंड द रेट। और आप बात है प्रिंसिपल भी निकाल सकते, हम रेट निकालेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि अगर मेरे पास ये प्रिंसिपल है, ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गए और 3 साल हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मेरे पास 800 था और यहाँ 840 हो गया। यही क्वेश्चन कह रहा है, 2 साल में 800 और 3 साल में 840, और आपने निकालनी है रेट। तो आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन कितना इजी है करने के लिए। बिकॉज आपको तीसरे साल का इंटरेस्ट पता है 40, ये आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो किस पे निकलेगा, वो किस पे चार्ज होगा, इस 800 पे, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। ऐसे के केस में आप क्या करें, ऐसे का क्वेश्चन होता तो क्या करते, आप बोलते यहाँ पे अगर 40 है, इधर ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, और आप प्रिंसिपल निकाल लेते, रेट भी निकाल लेते। लेकिन ये सीआई का क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर ये 40 है तो ये 40 इस प्रिंसिपल पे लगा होगा। यहाँ पे मेरे पास 800 है, तो अब मैं रेट निकाल सकता हूँ इजीली। 40 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100, जो रेट ही निकालना है 5। तो इसका मतलब 5% जो है मेरा रेट है, 5% जो है मेरा रेट इस क्वेश्चन में बन रहा है। ऑल्दो क्वेश्चन ने प्रिंसिपल के लिए नहीं बोला, बट मेरा रेट आ गया। मैं प्रिंसिपल भी निकाल सकता हूं, कैसे। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि 5% पे मेरा प्रिंसिपल 2 साल में कितना बन रहा है, 800। तो आप बोलेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर रेज पावर n, यही बोलेंगे। और इस हिसाब से आप इसको वापस सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो क्वेश्चन ने नहीं मांगा हुआ है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि इन केस क्वेश्चन ने डिमांड किया कभी प्रिंसिपल निकालना, पर क्वेश्चन रेट का, तो हमारे पास रेट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिकॉज लॉजिक ये बोल रहा है कि तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो इस प्रिंसिपल पे लगा होगा। ठीक है, देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास।
एग्जाम्पल और हमारे पास क्वेश्चन जो है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं। क्वेश्चन लिखता हूं, ए borrowed from B, A borrowed from B for 2 years at the rate SI, SI के रेट पे लिया, ठीक है। B जो है A borrowed from B, C जो है C borrowed from B, C ने यही पैसे लिए B से, ठीक है, at for 2 years at SI, ठीक है। A ने B को पैसे दिए और B ने C को दिए SI पे, तो इसने इसको एसए पे दिया, इसने इसको सीए पे दिया, ठीक है, कमाने के लिए। एट द एंड ऑफ 2 years, कह रहे 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जो है C received 110 as CA but paid 100 as simple interest। 2 साल के बाद C जो है, C को जो मिला कंपाउंड इंटरेस्ट B से, कितना मिला? C को जो मिला कंपाउंड इंटरेस्ट A borrowed from B, ठीक है, इसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो मिला 110 और जो उसने दिया वो दिया 100, ठीक है। तो इन शॉर्ट में इसको लिखना चाहूं, मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे इंटरेस्ट बना 110, यहाँ पे इंटरेस्ट बना 100, जो मतलब की बात है, सॉरी, यहाँ पे 100, यहाँ पे 110, किससे ये ज्यादा बनेगा, यही बात हो गई। हमें सम और इंटरेस्ट निकालना। आप अगर याद करेंगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ सी और एस आई वाला, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस के हमारे पास दो फॉर्मूला थी, प्रिंसिपल आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, और हमारे पास थी एस आई इंटू आर डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, याद होगा आपको। तो डिफरेंस इज इक्वल हम यूज करेंगे एस आई इंटू आर डिवाइडेड बाय 200। डिफरेंस कितना है 10, एस आई कितना है 100, आर नहीं पता, ये 200, ये गया, तो आर इज इक्वल टू 20। अब आर 20 आपके पास आ गया, तो आपको पी निकालने के लिए कौन सी बड़ी बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे वाला यूज करेंगे, सीए वाला यूज नहीं करना, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे वाला यूज करेंगे। अब मुझे पता है ऐसे कितना है 100, और ऐसे मेरे पास होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब ऐसे मेरे पास है 100, P मुझे निकालना है, R मेरे पास है 20/100 और ये मेरे पास है 2 साल। तो अब अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो मैं इसको करूंगा यहाँ से, P इज इक्वल 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2, ये हो गए 5 और ये हो गए मेरे पास 50, आंसर हो गया 250, ठीक है, मेरे पास ये हो गया सोल्यूशन, ये रेट और ये प्रिंसिपल। मैं सीए से भी कर सकता, सीए से करने की जरूरत नहीं है, ऐसे से ही करिए तो आसान हो जाएगा, सीए से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। चलिए एक एग्जांपल देखिए, भी अच्छी एग्जांपल है, आने को आ सकती है। फाइंड the complete years, find the complete years in which money will be doubled at the rate 20% CI, ठीक है। तो आपको पता है आंसर, अगर शॉर्टकट से करना है तो शॉर्टकट क्या बोल रहा है हमें, डबलिंग के लिए 72 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल 3.6 इयर्स। तो आपका पैसा डबल होगा 3.6 इयर्स में, बट ये बोल रहा है कंप्लीट इयर्स निकालने हैं, तो मैंने लिखूंगा 4 इयर्स, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। और अगर मुझे कॉन्सेप्ट से करना तो मैं कॉन्सेप्ट से भी कर सकता हूँ, अगर मुझे कॉन्सेप्ट से करना कॉन्सेप्ट से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कॉन्सेप्ट से, देखिए मेरे पास कॉन्सेप्ट निकलेगा 2p इज इक्वल टू p, 1.2 रेट है और n, ये और ये चला जाएगा, तो मुझे 1.2 रेज पावर n इज इक्वल 2 करना है, क्योंकि मेरे लिए सॉल्व करना डिफिकल्ट है। अब इसको तरीका क्या है सॉल्व करने का, मेरा आंसर ऊपर हो गया 4, सब एक बार देख लीजिए क्या तरीका है। मैं जो है प्रिंसिपल जो है कोई काफी बड़ी अमाउंट लूंगा, लाइक 1 लाख, सपोज मैंने 1 लाख ली, तो बताइए ईयर 1 में कितना बनेगा, ये 1,20,000, बिकॉज 20% इंटरेस्ट है। ईयर 2 में इंटरेस्ट क्या आएगा 24,000, ये मेरे पास हो गया 1,44,000। ईयर 3 में आप देखिए 20% के हिसाब से कितना बनेगा 28,800, ठीक है, तो मेरा अमाउंट बनेगा इसमें 172800। और ईयर 4 में इस पे आप 20% निकालिए तो बनेगा 34, जस्ट डबल ही करना है ना इसको, 560,
तो वो मेरा निकल जाएगा 2 लाख से बियॉन्ड, 2,07,360। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख ही सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन कि फर्स्ट साल में डबल नहीं हो रहा, डबल नहीं हो रहा, डबल नहीं हो रहा, 3 पॉइंट कुछ में डबल हो रहा है। तो कंप्लीट ईयर्स जहां पे डबल हो रहा है वो मेरे पास है 4 इयर्स। तो यही यहाँ पे भी होगा, लेकिन इससे सिंपलीफाई ये करना है, और इससे भी सिंपलीफाई है कि आप इसको थ्रू शॉर्टकट करें। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल जो कि सीआई पे है वो देखिए। क्वेश्चन है हाफ लाइफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 233, एक अपने पास है एक मटेरियल यूरेनियम 233, इसकी हाफ लाइफ है 1,60,000 ईयर्स। नहीं, इसका मतलब है ये रिड्यूस होता है, डिकम्पोज होता है। तो क्या होता है, रिड्यूस होके क्या होता है अपने पास, ये आधा ही बचता है। कंपाउंड के केस में क्या होता है, बढ़ जाता है, यहाँ पे क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है। ठीक है, बढ़ना और डेप्रिशिएट होना एक ही बात होती है। बढ़ने के टाइम क्या होता है, रेट 1 प्लस होगी, और डेप्रिशिएट के टाइम रेट 1 माइनस। ठीक है, बस इतना ही फर्क होता है। जब हम कंपाउंडिंग बोल रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन भी उसका उल्टा बोल सकते हैं। कंपाउंडिंग क्या होता है, कोई चीज बढ़ रही है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जब हम बोलेंगे कोई चीज घट रही है, डेप्रिशिएट होता है, हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम चलेगा। तो कह रहे कि हाफ लाइफ, ध्यान से देखिए, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज 1,60,000 ईयर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया U33 डिकेज या डिकेज 50% in 1,60,000 years. In how many years it will reduce to 25%? Question है, in how many years? In how many years? तो क्वेश्चन है, it will reduce to 25%। ठीक है, यानी ऐसे आप सिंपली देख लीजिए कि अगर मेरे पास U33 यहाँ पे पूरा है, पूरा एक है, तो ये आधा 50% कब हो जाएगा, 1,60,000 साल में। अब और आधा 25% कब हो जाएगा, और मुझे 1,60,000 साल जोड़ने पड़ेंगे, तो मेरा आंसर निकलेगा 3,20,000 ईयर्स। ठीक है, और अब अगर मैं यूज करना चाहूं अपना शॉर्टकट, तो देख लीजिए हमने कैसे किया हुआ है। मैं बोल रहा हूं P मेरे पास 1/2P हो रहा है 1,60,000 साल में, और मुझे निकालना है P कितना टाइम 1/4P होगा, ये मुझे निकालना है। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, 1/2 रेज़ पावर 1,60,000 इज इक्वल 1/4 रेज़ पावर x। अब इसको सॉल्व करना है, डिफिकल्ट लग रहा है, कोई डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है देखिए एक बार, डिफिकल्ट लग रहा है कि डिफिकल्ट है नहीं। जैसे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ये भी करना है, और तो ऊपर आंसर हो गया, बट कॉन्सेप्ट पूरा चलना चाहिए। कोई भी चीज आपने क्रैम या मेमोराइज नहीं करनी, आपको सब चीजों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये हो गया 1/2 स्क्वायर, और ये रेज़ पावर x। ठीक है, अब मुझे पता है एक ही बेस के 2 पावर है, तो 2x हो गया। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मेरे पास शॉर्टकट क्या है, जो मेरे पास है 1/2 रेज़ पावर 1/1n, और जो भी निकालना है 1/4 रेज़ पावर 1/1n, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अब देखिए मेरे पास ये निकलेगा 1,60,000। ठीक है, ये और ये कैंसिल करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल, ये 2 है और ये पास 1/x है, 2 into 1/x 2/x, और x इज इक्वल टू 2 into 1,60,000 इज इक्वल 3,20,000। ठीक है, कुछ नहीं हमने इस क्वेश्चन में किया, जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन किया था, अगर मुझे वो यहाँ पे निकलेगा वापस, वैसे हमने इस क्वेश्चन को भी किया। ठीक है, तब हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन तब हमारे पास था डबल इन 5 इयर्स। हमने क्या कहा था, डबल इन 5 इयर्स, हमने कहा था डबल इन 5 इयर्स, और 16 इन हाउ मेनी इयर्स, यही कहा था। यहाँ पे डबल नहीं है, हाफ है, हाफ इन 1,60,000 इयर्स, और हमें क्या निकाला था, 1/4 इन हाउ मेनी इयर्स, बस ये हमें यहाँ पे निकाला। ठीक है, ये डीके का क्वेश्चन था। इसके साथ मेरे हिसाब से ये पूरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा, मेरे पास टोटल 31 क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि आप सॉल्व करेंगे।
अब हमारे एसआई में 4 क्वेश्चन बचे थे, उनकी तरफ आते हैं फटाफट और हम इसको वाइंड अप करते हैं। एसआई में जो 4 क्वेश्चन बचे उनकी तरफ आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 बचा था एसआई में, छोड़ दिया था हमने। ये इसलिए छोड़ा था बिकॉज ये क्वेश्चन था इफेक्टिव रेट का। अब आपको पता है इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट, अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन फिर से देखिए। इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to nominal rate of 22% per annum payable half yearly, सेम क्वेश्चन है। 22% रेट है और पेएबल है हाफ ईयरली, साल में 2 बार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, मेरे पास यहाँ 11% पे होगा, यहाँ 11% पे होगा, हमें एक सिंगल रेट निकालनी है। तो बहुत ही इजी तरीका क्या है इसका, तो फॉर्मूला करेंगे 1.11 वही है, रेज पावर ये हो गया 2 - 1, या तो ऐसे करेंगे। ठीक है, हो गई फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया था 1 + Rn - 2। या तो आप एक इसको लॉजिकली करेंगे। कैसे लॉजिकली करेंगे, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे 10,000 रुपए सपोज, तो मुझे कितना देना है इंटरेस्ट उस पे 1100, मेरा कितना प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पे 11,100। अब मुझे 11,100 पे फिर से 11% देने हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 111 × 11, बहुत ही इजी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये 1221। ठीक, तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 11%, मतलब 22% हाफ ईयरली। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा 1100 और 1221, 2321 मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसा सिंगल रेट ही इंटरेस्ट है तो मुझे कितना रेट था 2321 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, वो होगा मेरे पास 23.21 डिवाइड करके, तो मेरा आंसर हो जाएगा 23.21। यानी दूसरे वर्ड्स में अगर लिखना चाहूं, मैं ये कह सकता हूं 22% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, इक्वल्स टू 23.21% एनुअली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि मुझे नहीं लगता है आएगा, बट चूंकि बुक में एक बार देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट वाला मैंने छोड़ने के लिए बोला था। विक्रम बोरोड 6450 at 5% सिंपल इंटरेस्ट इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्या क्वेश्चन है, विक्रम ने यहां पे लिए 6450, ठीक है 6450 रुपीज इसने यहां पे लिए एट द रेट 5% ऐसे, जो इंटरेस्ट को बोला गया 5% ऐसे बोला गया, कितने साल के लिए 4 साल के लिए। ठीक है, इसको बोला गया 4 साल के लिए। ठीक है, तो अब अभी आप क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर 4 ईएमआई निकालने, वो छोड़ दीजिए, मुझे इतने क्वेश्चन पे बताइए कि अगर मुझे निकालना हो कि विक्रम को कितना यहाँ पे करना, तो कितना पे करना होगा, मुझे आंसर बताइए। 6450 इंटू 5/100 इंटू 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं देखूं, ये हो गया 20, ये हो गए 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो मैं आ जाएगा 1 2, ये हो गया 1 2 और ये हो गया 90, ये मेरा इंटरेस्ट आ गया, ये मेरा आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट इसको पे करना है। कुल मिला के इसको कितनी पेमेंट करनी थी, इसको पेमेंट करनी है यहाँ पे 7740। मैंने भी ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दिया। तो अगर हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझे, तो इसका मतलब है कि 4 साल बाद इसको इतनी पेमेंट करनी थी, बिकॉज इसको क्या बोला गया 6540 5% एसआई पे आपको मिलेगा, ये एसआई निकला, इतनी आपको पेमेंट करनी है। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ये पेमेंट एक साथ नहीं करनी, आप मुझे इसके बदले 4 इक्वल ईएमआई पे करो, 4 इक्वल ईएमआई पे करो। ठीक है, तो यहां पे आपने क्वेश्चन देखना है कि इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में क्या होता है अपने पास। देखिए क्या होता है, तो इसका मतलब यहां पे किसी को पे करना है 7740, बट ये बोल रहा है कि इकट्ठे में लूंगा नहीं, अब मुझे 4 ईएमआई दो, इक्वल ईएमआई, तो यहां पे दूंगा पी, यहां पे भी पी दूंगा, यहां पे भी पी दूंगा और यहां पे भी पी दूंगा, यही बात हो गई। 4 इक्वल ईएमआई देने, मुझे ये 4 इक्वल ईएमआई निकालने। अब मुझे बताइए कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, पैसे मुझे यहां पे देने हैं
और पैसे मैं उसको पहले ही दे रहा हूं, तो इसका मतलब जो मैं इसको पहले ही पैसे दे रहा हूं इससे मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हो गया, एक तो ये 4 ईएमआई, एक तो ये 4 ईएमआई, और इन 4 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इस अमाउंट की इक्वल होनी चाहिए। तो मैं एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। P, ठीक है, एक और P, एक और P, एक और P इज इक्वल 7740। अरे मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो गलत हो जाएगा, बिकॉज मैं इसको पूरा 7740 थोड़ी दूंगा, मैं जो इसको पैसे दूंगा उस पर तो इंटरेस्ट भी तो आएगा, तो मुझे इंटरेस्ट भी कंसिडर करना है। इस P पे इंटरेस्ट बताइए कितना होगा, इस P पे P इंटू आर जो कि मेरे पास 5% है, इंटू T, ठीक है, 3 साल के लिए रहेगा, प्लस दूसरे P पे, इस P पे P इंटू आर इंटू टी, प्लस P इंटू आर इंटू टी, इस P पे कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं, बिकॉज ये बिकॉज लास्ट पे आ रहा है, इस पे कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं। तो बस ये मेरा इक्वेशन को सॉल्व करना है, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया मेरे पास 4P, ये मेरे पास हो गया 15P/100, ये मेरे पास हो गया 10P/100, मेरे पास हो गए 5P/100। ठीक है, 15 10 25 30, कुल मिला के हो गया 4P प्लस 30P/100 इज इक्वल 7740। ठीक है, मैं चाहूं तो ये और ये निकाल सकता हूं, तो मेरा आंसर आएगा 43P, ये हो गई 40 43P डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल 7740। मेरे पास P हो गया 7740 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 43। ठीक है, जो कि इफेक्टिवली बचता है 1800 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका आंसर हो गया, बट एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, एक बार समझने की कोशिश करिए फिर से। मैं इसको कितने पैसे दे रहा हूं, 1800 1800 1800 और 1800। ठीक है, ये हो गए 7200, क्योंकि ओ कितना करता था 7740। मैं इसको कम क्यों दे रहा हूं, बिकॉज मैं पैसा इसको पहले ही दे रहा हूं, तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो मिला के मेरा निकल रहा है 7740। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि मैंने किसी से कितने लिए, मैंने किसी से पैसे लिए हैं 6450, 5% इंटरेस्ट पे। मैंने देखा मैं इसको कितना ओ करता हूं, मैं इसको ओ करता हूँ 7740 4 साल बाद। बट ये कह रहा है कि 4 साल बाद पैसे नहीं चाहिए, मुझे 4 ईएमआई करके दो, तो मैंने इसके 4 ईएमआई किए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब मैंने 4 ईएमआई किए तो मैं तो बोलूंगा कि मुझे इस पे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, तो ये मेरे पास 4 ईएमआई हो गए और इन 4 ईएमआई का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 40 रह गया था, इसको करके खत्म करते हैं। Question number 40. What annual payment will discharge a debt of 1696 in 4 years at 4% per annum? ये ऊपर वाला क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है। कह रहा है कि कितने ईएमआई मुझे देना पड़ेगा अगर मुझे एक कर्जा है 1696 का जो 4 साल बाद ड्यू हो रहा है 4% पे। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये अमाउंट यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, अमाउंट यहाँ पे दी हुई थी और यहाँ से मैं यहाँ तक पहुंचा इंटरेस्ट जोड़ के। बट इस क्वेश्चन में डेट ऑलरेडी दिया हुआ है 4 साल बाद कितना है, बस बाकी सब कुछ सेम है। कितने ईएमआई बोल रहा है, हाँ 4। ठीक है, तो बेसिकली जो ऊपर किया वही यहाँ पे एग्जैक्टली हमें करना है, बट रेट यहाँ पे कितना है मेरे पास 4%, तो सेम आएगा 4P प्लस इंटरेस्ट देना शुरू कीजिए, पहले P पे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, दूसरे पे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, तीसरे पे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, और ये इक्वल होना चाहिए 1696 के। ठीक है, सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो गए 12 8 24, ये हो गए 24/100, 4P प्लस 24P अपॉन 100 इज इक्वल टू 1696, यही मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा, ये 424P हो गए, सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, 424 424
P इज इक्वल टू 1696 इंटू 100 और P इज इक्वल टू 1696 इंटू 100 डिवाइड बाई 424। इसको आप 4 से 24 से करके सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 सेम। बस मेरे पास सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो कि आप लोगों ने करने हैं, उसके बाद मैं आपके साथ सॉल्यूशंस लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए एक चीज और बता देता हूं, ये इस सब के बाहर है ये चीज। चलिए, ऑल दो आपको जो कैलकुलेशंस कभी करनी पड़ती है, सपोज प्रोबेबिलिटी में, सपोज आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, या आपको इस CISA वाले जो चैप्टर है, ये चैप्टर में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। ठीक है, और कैलकुलेशंस जो है इस तरीके से क्वेश्चन में मैनेज की हुई होती है कि कैलकुलेशंस इजी हो, आपका सिंपलीफाई इजीली हो जाए, आपका मल्टीप्लाई इजीली हो जाए, इस सब तरीके से उन्होंने मैनेज कर रखा होता है, बिकॉज उनको पता है कि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेशंस को मैनेज करके रखते हैं। बट कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ये होता है कि कैलकुलेशंस इस तरीके से बनाई जाती है कि आप विदाउट कैलकुलेटर उनको डिफिकल्टी से कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशंस बड़े होते हैं, डिविजन्स बड़े होते हैं, तो हमारे पास कुछ कुछ यूनिवर्सल शॉर्टकट्स है जो आप यूज कर सकते हैं, कभी कभी आपको बता दूंगा साथ साथ कि अगर आपको कैलकुलेशन सिंपलीफाई करनी है अपनी। ठीक है, अभी जो आपको बताऊंगा वाइंड अप करके, आज हमारे पास टाइम है इनफैक्ट, इसलिए 1 घंटे का क्लास अभी हुई नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्टकट बता देता हूं आपको कि अगर आपके पास बड़े जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना हो तो आप उनको इजीली इससे कर सकते हैं। ठीक है, तीन या तीन वाले नंबर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ऑल दो आप अपना लॉन्ग कट भी ले सकते हैं, बट अगर आप इससे कंफर्टेबल है तो आप एक बार ऐसे इसको कर लीजिए, एक बार देख लीजिए पहले कि कैसे है। ठीक है, कि कभी आपको ऐसे कैलकुलेशंस आती है जहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक, देखिए मैं एक सबसे सिंपल लूंगा 13 इंटू 12। ठीक है, यहां से शुरू करते फिर बिल्डअप करते। कैसे आप करेंगे इसको, 1 3 और 1 2 आपने लिखा। ठीक है, एक दूसरे के नीचे 1 3 और 1 2 आपने लिखा। अब आप वर्टिकली इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। देखिए कैसे, 1 इंटू 1 1। ठीक है, 1 इंटू 1 1 हो गए। उसके बाद ये देखिए 1 2 आर 2 और 1 3 आर 3, 3 और 2 हो गए 5 और 3 और 2 हो गए 6। ठीक है, अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो आंसर ठीक होगा, आप इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। लॉन्ग कट से कैसे करते, 26 और 13 156। ठीक है, तो दो वाले केस में कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी आप नॉर्मली करते थे। ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिए, हम उसको आगे बिल्डअप करेंगे कॉन्सेप्ट को, कि अगर आपके पास नेक्स्ट में क्वेश्चन बना रहा हूं 42 इंटू 25। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 42 लिखा 25 लिखा, 4 2 हो गए 8। ठीक है, 4 इंटू 2 हो गए 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20 20 और 4 हो गए 24, 4 5 आर 20, 4 4 2 2 आर 4। ये हो गए मेरे पास 24, 4 लिखा 2 कैरी कर दिया, और 2 इंटू 5 हो गए 10। ठीक है, 0 4 और 1 5, और ये हो गए 10। ये हो गया मेरा 1050। ठीक है, तो एक बार आप इसको कैलकुलेटर पे कर लीजिए, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, 5 2 हो गए 10, ये हो गए 20 और 1 21, और मेरे पास हो गए 4 और 8। ठीक है, तो यही चीज जो है यहाँ पे भी हो रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे वही चीज हम फिर से शॉर्टकट से करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए, मैं आपको एक 93 इंटू 94, 93 इंटू 94। ठीक है, एक ही मेथड याद रखनी है, और तो बहुत सारे शॉर्टकट्स है इसमें। क्या है कि अगर 90 के क्लोज हो तो ऐसे करना है, 90 से दूर हो तो ऐसे करना है, नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने हमेशा इस तरीके से करना है, इसलिए मैं इस शॉर्टकट को प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इसमें क्या है कि आपको कभी भी यूनिवर्सली इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि क्या नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, 100 से क्लोज है या नहीं है, आप इसको हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देखेंगे कैसे, 99 81। ठीक है, हो गया 81। हाँ देखिए, 9 इंटू 4 36, 36 और 27,
36 और 27 63 और लास्टली 3 4 12, ये हो गए 2, ये हो गए 4 और ये हो गए 87। तो आपका होगा 8742। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स को बड़ा करके देखते हैं, तो फिर देखते हैं कैसे करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं 1 2 3 इंटू 147। ठीक है, या तो आपको लॉन्ग कट से वैसे ही करना है जैसे आप करते थे, या आप देखिए कैसे करेंगे। 3 बार आ गया 1 2 3 और ये आ गया 147। ठीक है, देखिए बिल्कुल कैसे करना है। जो प्रोसीजर वही यूज करेंगे, 1 इंटू 1 1। ठीक है, उसके बाद क्रॉस 4 4 और 2 हो गए 6, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहले हमने इसको सॉल्व किया, ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हमने इन दोनों को किया, अब हमें इन तीनों को करना है। ठीक है, अब हमें करना है इन तीनों को। कैसे? 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 3 3 10 और 4 इंटू 2 8, हो गए 18। ठीक है, हो गया यहां तक। अब आगे पहले ये फिर ये फिर ये, अब हम करेंगे इन दोनों को। ये हो गए 14, 14 और 12 हो गए मेरे पास 26 और लास्टली 7 इंटू 3 हो गए मेरे पास 21। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 1, ये हो गया मेरे पास 8, ये हो गया मेरे पास 0, ये हो गया मेरे पास 8, ये हो गया मेरे पास 1। ठीक है, 18081। ठीक है, धीरे धीरे आपको इसमें आ जाएगा, प्रैक्टिस में कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक और एग्जाम्पल में लिखिए यहाँ पे, वो देख लेते हैं। अब थोड़ी सी बड़ी एग्जाम्पल बनाई है मैंने, 912 इंटू 738। ठीक है, 912 इंटू 738, ये हो गया 912, ये हो गया 738। ठीक है, 9 7 63, लिख दिया सीधे। ये हो गए 27 और 7 हो गया मेरे पास 34। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 34। अब आगे तीनों को करना है। ये हो गए 72 14 और 3, 72 14 और 3, 72 89। ठीक है, चलिए 3 वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो भी। अब ये दो बचे हैं आगे, 8 8 और 6 हो गए 14 और 4 और 8 और 2 हो गए 16, जो लास्ट ही बचे। ठीक है, अब इसको कर लीजिए। 6 5 0, ये हो गए 8 और 4 हो गए मेरे पास 12 और इसका एक जो कैरी हो गया 13, ये हो गए 67। 673 6733056। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपने पास क्या ये काम करता है अगर मेरे पास डिफरेंट हो। सपोज मेरे पास हो 2 3 4 और 14, सपोज इसको ऐसे लिखेंगे ना 14 को, इन ऐसे हो तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर सेम है, आपने कुछ चेंज नहीं करना है। 2 0 0, ठीक है, उसके बाद 2 1 2 और 0, वो हो गए 2। उसके बाद फिर से ये हो गए 8, ये हो गए 0, ये हो गए 3, हो गए 11। ठीक है, ये हो गए 12 और 4 हो गए 16 और लास्ट मेरे पास 4 और 4 हो गए 16। तो आंसर हो गया 6 7 2 3। तो 3 2 7 6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल जो कि वैसे करने की जरूरत है नहीं ऐसे, बट स्टिल कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए अगर ऐसे करना हो तो आपको सीधे ही कर सकते हैं, आंसर पता है आपको, अब सीधे ही करेंगे। बट अपने कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए क्या हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं? आंसर इज यस। देखिए कैसे, ये हो गया 0, ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया 0, उसके बाद ये हो गए 4 0 और 0, तो हो गए 4, ये हो गए 6 और लास्ट ये हो गए 8, तो 468। ठीक है,
तो आई होप कि आप इस ट्रिक को यूजफुल पाएंगे। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल है और आपको समझ आ गई हमें कैसे कर रहे हैं, तो आप इसको आप बड़े से बड़े नंबर के मल्टीप्लाई करने में यूज कर सकते हैं। 3 into 3 डिजिट तो आपको एटलीस्ट आया ही होगा। ठीक है, चलिए मैं वाइंड अप करता हूँ आज की क्लास। सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस दूंगा, वो अटेम्प्ट करेंगे एंड आई होप कि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं भी होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।